डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलदेव है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं एक नई नौकरी ज्वाइन करने वाला हूँ और आज मेरा पहला दिन है। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा, फिर आप समझ पाएंगे मैं इस नौकरी तक कैसे पहुँच पाया। मैं अनाथ था, बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप की मौत हो गई और मुझे रिश्तेदारों ने पाला। उसके बाद मुझसे जैसे तंग आकर मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। जब मैं 2 साल का था तब मुझे अनाथ आश्रम छोड़ा गया था। मुझे ये तक पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे, मेरे जो रिश्तेदार थे वो अब कहाँ पर हैं, क्योंकि जो अनाथ आश्रम में पहुँच जाता है उसका पिछला इतिहास जैसे मिटा दिया जाता है ताकि नए परिवार में उसे भेजा जा सके। लेकिन मेरा तो कोई चुनाव भी नहीं कर रहा था। शायद मैं दिखने में अच्छा नहीं था, इसी कारण उस अनाथ आश्रम में मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा। वो धुंधली धुंधली यादें मेरी आंखों के सामने अब भी घूमती ही रहती हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, काम ढूंढने लगा। अच्छा काम मैं करना चाहता था, शरीर से तगड़ा था, दिमाग से भी तेज था, लेकिन अच्छा काम ढूंढ नहीं पा रहा था। कम तनख्वाह मिलती जिससे मैं बस गुजारा कर पाता। अपने भविष्य के सपने पूरे करना मेरे लिए असंभव काम सा हो गया था। इसीलिए मैं जिस भी अच्छी जगह पर जाता, काम ढूंढने के लिए लोगों से पूछने लगता। मैं बस यही करता रहता। अच्छा काम ढूंढने के लिए आपको पहले वाला काम छोड़ना पड़ता है। मुझे घूमने का शौक था, अलग अलग शहरों में जाना, काम की तलाश करना। इसी तरह मैं घूमने के लिए पश्चिम बंगाल के जंगलों में गया हुआ था। मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। मुझे वो जंगल बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वैसे भी मैं अकेला रहा करता था। जंगलों के बीच बने उस फार्म हाउस में भी मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ। मुझे लगा इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर अगर मुझे काम मिल जाए और तनख्वाह अच्छी हुई तो यहीं पर रह सकता हूँ। अकेलेपन में जंगल में घूमने में कितना मज़ा आएगा, ये काम मुझे करना चाहिए। बड़े फार्म हाउस के जब मैं अंदर गया था, अंदर एक बड़ी सी हवेली बनी हुई। 4 दीवारी तो इतनी बड़ी थी, क्या कहूँ, बड़ा जंगल का हिस्सा जैसे फार्म हाउस का ही हिस्सा हो। वहाँ उस हवेली के अंदर मुझे 65 साल के एक आदमी से बात करने का मौका मिला और उसने बताया ये हवेली, ये फार्म हाउस उसका है। मैंने मौका पाकर उससे बात की, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? उसने हामी भर दी। उसने कहा हाँ, वैसे भी यहाँ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। मैंने उसको कहा यहाँ लोग काम नहीं करते, इतने बड़े फार्म हाउस की सफाई, हवेली की सफाई कौन करता है? उस आदमी ने कहा इस हवेली की सफाई मैं करता हूँ। वैसे यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं तो कुछ यहाँ आसपास छोटे मोटे कमरे बनाए गए हैं। मैं इस घर में अकेला नहीं रहता, मेरी बेटी भी रहती है। बस इसी तरह ये काम चल रहा है। अमीर तो मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ, नौकरी के लिए और लोगों की ज़रूरत है। तुम कौन कौन से काम कर सकते हो? मैंने बिना हिचके ये कह दिया था, कोई भी काम, सफाई करवा लो, पोछा लगा लो, खाना बनवा लो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ अगर तनख्वाह अच्छी मिले। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने कहा था तुम तो बड़े काम वाले हो, तो ऐसा करते हैं, तुम्हें नौकरी पर मैं रख लेता हूँ। कल से तुम नौकरी पर आना शुरू कर देना, लेकिन तुम इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जा सकते, ये बात तुम्हें माननी होगी। खाना पीना सब कुछ यहीं पर मिलेगा। तनख्वाह का इस्तेमाल तुम खुद कर सकते हो, कुछ भी यहाँ मंगवा सकते हो, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें कबूल है? मैंने हामी भर दी थी। इतना बड़ा फार्म हाउस, अगर यहाँ खाने पीने की हर चीज़ खुद ब खुद मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? हामी भर दी और ये मेरा पहला दिन है। सुबह के 9 बज चुके हैं और कल रात मैंने यहाँ पर बने एक झोंपड़े में गुजारी। भले ही देखने में बाहर से पुराना झोंपड़ा लग रहा था, अंदर से जैसे 3 स्टार होटल की तरह था। कई कमरे बने हुए, मुझे यहीं पर रहना होगा। ऐसी कई झोंपड़ियाँ आसपास बनी हुई हैं, शायद यहाँ टूरिस्ट आते होंगे। लेकिन पीछे वाली वो बड़ी हवेली जहाँ पर वो आदमी रहता है और उसकी बेटी रहती है, लेकिन वो मुझे आज बताएगा काम क्या क्या करना होगा। उसने कहा है
कि मेरी तनख्वाह के बारे में भी आज पता लगेगा। अगर तनख्वाह अच्छी हुई काम करना शुरू कर दूंगा, तनख्वाह सही नहीं हुई काम छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे लिए ये डिसीजन कभी भी मुश्किल रहा ही नहीं। ये पूरा फार्म हाउस पेड़ों से घिरा हुआ था। मुझे पेड़ों के नीचे बने हुए उन रास्तों से गुजरना पड़ता। ये झोंपड़े से दूर थी वो हवेली। पूरा का पूरा इलाका उस अमीर ने खरीद रखा था। चलकर उस हवेली तक जाने में भी 5 मिनट लगते। इतना बड़ा इलाका सिर्फ उस झोंपड़े तक का था। जैसे ही मैं हवेली पर सुबह सुबह पहुंच गया, उस आदमी ने मुझसे कहा था, नाश्ता कर चुके हो या करना चाहते हो? मैंने कहा, नाश्ता तो मैंने किया नहीं, वहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था। मैं नाश्ता करना चाहूँगा, लेकिन मुझे कहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा? तब उस आदमी ने कहा था, आओ मेरे साथ ही खाना खाओ, वहाँ टेबल लगा हुआ है, खाना बनाकर रसोइये जा चुके हैं, मेरे साथ खाना खा लो। मैं जब उस टेबल पर बैठा था ना, इतना लंबा टेबल था और इतने ज़्यादा पकवान बने हुए थे, मेरी आंखें खुल गई। इतने पकवान ये अकेला खाएगा? लेकिन तभी ऊपर सीढ़ियों से उतर कर आई उसकी बेटी, जो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक बार तो मेरी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की। वैसे मैं लड़कियों से इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि अपनी औकात सबको पता होती है। मुझे अपनी औकात पता थी। कोई लड़की मुझे कभी पसंद कर ही नहीं सकती। मैं ज़्यादा अच्छा तो दिखता नहीं, इसीलिए मैं लड़कियों के सामने नज़रें झुका कर ही रहता हूँ। मैंने भी एक बार उस लड़की का चेहरा देखा, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। वहाँ कई तरह के पकवान थे। अपनी प्लेट में अपनी पसंदीदा पकवान डालकर मैं खाने लगा। फिर वो आदमी से कुछ सवाल भी करने लगा। खाते खाते, सर काम मुझे क्या करना होगा? जगह तो काफ़ी बड़ी है, सफाई का काम करना होगा, तो यहाँ फर्श से सफाई का काम शुरू कर दूँ? मुस्कुराता हुआ वो आदमी अपनी बेटी की तरफ देखने लगा था। फिर उसने मुझे जवाब देने शुरू कर दिए। देखो, ये वाले काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर मन करे फिर कर सकते हो, वैसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सफाई वाले आ जाते हैं, फिर वो सफाई कर देंगे। लेकिन तुम्हें जो काम करने हैं ना, वो बिल्कुल अलग हैं और आज से वो काम तुम्हारा शुरू होगा। मैंने कहा, ठीक है सर, खाना खाकर मैं वो काम शुरू कर दूंगा। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये काम तुम्हें दिन के वक्त नहीं करना, रात के वक्त करना है। तुम्हें रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करना है और उसके बाद सोने के लिए अपने झोंपड़े में चले जाना है। मान लो कि जो काम दिन के वक्त सब करते हैं, वैसे काम तुम्हें रात के वक्त करने होंगे। यहाँ सब कुछ उल्टा ही है। क्या तुम तैयार हो ये काम करने के लिए? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल। अंधेरे में जैसे सिक्योरिटी गार्ड करते हैं ना, दिन के वक्त सोते हैं, रात को करते हैं। एक जगह मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं है, काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम बताने से पहले मैं तुम्हें तनख्वाह के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद मैं काम के बारे में बताऊंगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने सर हिला दिया था। तब उस आदमी ने कहा, 1 महीने के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। देखो, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता। क्या तुम काम करने को तैयार हो? 1.5 लाख 1 महीने का, इतने तो मैं 1 से 1.5 साल में कमाता हूँ। एक बार में अगर इतने मुझे मिलने लगे, मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ, कुछ भी करवा लो। मैं मन ही मन ये कह रहा था, लेकिन उसके सामने जाहिर थोड़ी ना कर सकता था। मैंने उसके बाद उसे बोलते हुए कहा, ठीक है सर, तनख्वाह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप बता दें काम क्या करना होगा। उसने कहा, काम छोटे से लेकर बड़ा करना होगा। हर एक दिन मैं नया काम तुम्हें दूंगा। पीछे जो जंगल है ना, वहाँ कुछ मुश्किलें आई हुई हैं। हमारे आदमी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, जैसे जंगल में जानवर होते हैं ना। तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुके हो ना, ये काम उससे मिलता जुलता ही है। तुम्हें बस उस जंगल में जाना है, हमारी थोड़ी सी सुरक्षा करनी है। मैं जैसे जैसे तुम्हें काम लिख कर देता रहूँगा, तुम्हें वैसा वैसा काम करते रहना है। बस याद रखना है, रात को काम करना है। 9 बजे से 5 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। 5 बजे दोबारा झोंपड़े में आ जाना। यहाँ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है ना। मैंने कहा, जी वही तो मैं सोच रहा था। सुबह का वक्त हो गया, पेड़ों के बीच से गुजर कर आना पड़ रहा है। धूप की एक किरण तक नीचे नहीं पहुंच पा रही। घने जंगल बना रखे हैं और बीच में ये आपकी हवेली, कई ऐसी झोंपड़ियाँ। पीछे वाले जंगलों में और क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में तो मैंने सोचा तक नहीं। तब वो आदमी अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था। फिर मैंने हामी भर दी थी। उसने भी मुझसे हाथ मिलाया।
खाना खाकर मैं उठा और वो कहने लगा, तुम झोंपड़ी में चले जाओ, अपना आराम करो, रात के 9 बजे यहाँ आ जाना, मैं लिख कर दे दूंगा। शुरुआत किस काम से करनी है, तुम तैयार हो? मैंने कहा जी जी बिल्कुल। फिर उस आदमी ने कहा, खाने पीने का सारा सामान तुम्हारे झोंपड़े में पहुंचा दिया जाएगा, पूरा दिन आराम करो, रात के वक्त देखो सब कुछ उल्टा करना होगा। नाश्ता रात के 9 बजे से पहले कर लेना, जैसे ही रात का डिनर करते हैं। दोपहर को जो हम लंच खाते हैं उसी तरह तुम आधी रात को लंच खा लेना। फिर सुबह 5 बजे तुम्हें काम से छुट्टी मिलेगी। मान लेना कि 5 बजे के करीब तुम्हें डिनर करना है। सब कुछ उल्टा उल्टा। मैंने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी थी। फिर मैं झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। पूरा दिन सोने की कोशिश की मैंने, नींद ही नहीं आ रही थी। वहाँ कई रूल बुक्स रखी गई थी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसा नहीं करना है। एक खास रूल था जिसके बारे में वो आदमी ने भी मुझे बार बार बताया था, काम यहाँ पर करना है और इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जाना है। यहाँ से बाहर गए तो काम से निकाल दिए जाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था, मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। जैसे ही 8 बजे मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा था। 9 बजे मुझे काम पर भी जाना था। खाना खाकर जैसे ही रात के 9 बजे मैं उस हवेली के अंदर पहुंचा, वो आदमी पूरी तरह से सूट बूट पहनकर तैयार हो चुका था। अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी उसने टोपी लगाई हुई थी और उसकी बेटी भी उसके पीछे खड़ी, हाथ में कई किताबें लिए हुए। मैंने वहाँ कुछ लोग भी देखे थे जो अलग अलग कमरों में होंगे। वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, जैसे बर्तन गिरने की, जैसे कांच के ग्लास एक दूसरे से टकराए जा रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी चल रही हो और जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। लेकिन मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो उस आदमी के सामने अपने हाथ को पकड़े हुए, सर झुकाए हुए खड़ा था कि आज क्या काम करना है मुझे बताइए। उसने भी एक पर्ची पर लिखकर मुझे दिया था, तुम्हें पीछे वाले जंगल में घूम कर आना है, इलाके के बारे में अच्छे से पता करना है, लेकिन ध्यान रखना पीछे कई जानवर हैं, हो सकता है वो जानवर तुम पर हमला करें, इसीलिए किसी हथियार को अपने साथ लेकर जाना। मैं वैसा ही करने वाला था। इलाके की पहचान, रास्तों की पहचान। पहला दिन तो आसानी से गुजर जाएगा, बस मुझे जैसे दिमाग में नक्शा बनाना है कि इलाका कितना बड़ा है। अंधेरे में जाना है। बड़ी सी टॉर्च लेकर, बड़ा सा चाकू अपनी टांग पर बांधकर मैं निकल पड़ा था उस जंगल की ओर। जैसे जैसे उन पेड़ों के पास से मैं गुजर रहा, पेड़ों के ऊपर बने हुए छोटे छोटे झोंपड़े जिनमें लाल रंग के बल्ब लगे हुए, रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था फार्म हाउस बहुत बड़ा बनाया है, पूरे जंगली इलाके को इसने खरीदा हुआ है। लेकिन पीछे से ये बंद है या बिल्कुल खुला है। जंगल में जानवर आते हैं तो खुला ही होगा, ध्यान रखना होगा। उस आदमी ने कहा है जानवरों से बचना है तो मुझे वैसा ही करना है। वो जो काम कहेगा, जैसा काम कहेगा, चुपचाप करना है, सवाल नहीं पूछना। मैं बस इसी तरह ये काम करना चाहता था। वो रात के 12 बजे तक अंधेरे जंगल में बिल्कुल बीच में जैसे मैं पहुंच गया था। आसपास से जानवरों की आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ें भी आ रही थी जो रात को शायद कुछ डालियों पर बैठे होंगे। किसी कारणवश उन्हें डाली हिलाकर उड़ाया जा रहा हो। उनके परों की आवाज़, उनके चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। अंधेरे में कुछ डर भी लग रहा था। उस जंगल में मैं अंदर की तरफ जाता जा रहा था। जैसे जैसे उस घने जंगल में जाता गया, जानवरों की आवाज़ों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था आसपास जैसे लकड़बग्घे हों या कोई और जानवर, जंगली कुत्ते भी हो सकते हैं। वो आवाज़ें धीरे धीरे करीब आ रही थी और मेरी घबराहट बढ़ने लगी। ऐसे जानवर जो झुंड में होते हैं, उनसे मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। कई बार आपको उनके सामने आने से पहले भाग जाना सही लगता है, लेकिन वो आवाज़ें चारों तरफ से आ रही तो मुझे लगा मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और हथियार का इस्तेमाल करके नीचे से किसी जानवर को ऊपर आने नहीं देना चाहिए। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद मैंने ज़मीन पर रेंगते हुए कुछ ऐसे जानवर देखे जो पहली बार देखे थे। ये काले कुत्ते की तरह थे, लेकिन उनका जो चेहरा था ना, इंसानी सा लग रहा। उनके कान नहीं थे, गोल गोल सर। ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सूंघ नहीं रहे थे। देखते हुए, आवाज़ें करते, झुंड में जैसे पेड़ के नीचे से गुजरे थे। मेरी हालत पतली हो गई थी। मुझे डर लगने लगा था। ये क्या है? कैसा जंगल है? कैसे जानवर हैं?
जब वो झुंड वहां से दूर हो गया, आवाजें आना बंद हो गई। मैं पेड़ से उतरा और भागा दोबारा हवेली की तरफ। मैं ड्यूटी तो करूंगा, लेकिन पहले पता तो लगे इस जगह में क्या क्या मौजूद है। कहीं वो जानवर मुझे मार तो नहीं देंगे। एक तेज धार हथियार से मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे जानकारी चाहिए। मैं हवेली के करीब पहुंच गया था और जैसे ही मैं हवेली के अंदर जाने वाला था, पहले ही वो आदमी बाहर खड़ा जैसे मुस्कुरा रहा। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर उसे जरा भी जैसे हिचक नहीं हो रही, बल्कि उसने तो मुझे ये कहा था, वाह कुछ नया देखने को मिला ना, कुछ अलग सा देखा होगा तुमने। मैंने उसको देखते ही कहा, हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? उस जंगल में अजीब से जानवर देखे मैंने, कुत्ते जैसे छोटे से थे, लेकिन सर जैसे इंसानी लगा हुआ, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें दिखी थी। वो आदमी हंसते हुए कहने लगा, इस फार्म हाउस में, पीछे वाले जंगल में तुम्हें क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अजीबोगरीब जानवर देखने को मिलेंगे। ये बात सुनते ही मैं घबरा सा गया था, लेकिन तभी उसने कहा, तो काम छोड़ना चाहोगे, जाना चाहोगे? ऐसे जानवरों से डर तो नहीं गए? हम मैं क्या करता, इतने रुपए मुझे मिलने वाले थे, मैं इस तरह काम को छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए मैंने उसको कहा, काम छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घबराहट इस चीज की है, हथियार तेज धार है, अगर मेरे पास कोई बंदूक हो तो फिर मुझे सही लगेगा, क्योंकि उससे मैं गोली चला पाऊंगा ना, ऐसे थोड़े ना रोका जा सकता है जानवरों को। उसने भी सामने से कहा, बिल्कुल, कौन सा हथियार चाहिए, कैसा हथियार चाहिए, तुम्हें वैसा हथियार मिल जाएगा। मैंने उसको कहा, शॉटगन। उसने उस हवेली के अंदर से मुझे शॉटगन लाकर दे दी, मेरे हाथ में थमा दी थी, और अब मैं बिना डरे फिर से जंगल की तरफ जाने लगा। उसने कहा था, पहला दिन घूमकर जगह देखो, पहचान करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ऐसा इंसानी सर वाला जानवर यहाँ है, इस पर सवाल भी नहीं कर पाया। मैं बंदूक लेकर दोबारा उसी जगह गया था। सुबह के 5 बजने वाले थे तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं उस जानवर को दोबारा देख नहीं पाया। अब मैं जैसे ही हवेली तक पहुंचा था, वो आदमी आसमान की तरफ देख रहा। रोशनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, सूरज निकलने ही वाला था। मुझे देखते ही वो कहने लगा था, तुम अपने झोंपड़े में जा सकते हो, पूरी रात तुमने काफी काम किया है। सच में मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, आंखों में नींद चढ़ चुकी थी। रात के वक्त ऐसे काम नहीं किया मैंने जैसे आज किया था। मैं डर गया था उन जानवरों से। सवाल तो पूछना था उससे, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। सीधा झोंपड़े में जाकर मैं गिर चुका था उस बेड पर। नींद मेरी तब खुली जब रात के 8 बज चुके थे। पूरा का पूरा दिन मैं सोता ही रहा। फिर मैं नहाया, थोड़ा सा तैयार हुआ और उसके बाद मैंने 8 बजे के करीब खाना खाया। 9 बजे फिर से हवेली के पास पहुंच गया था। वो राइफल वहीं पर पड़ी थी। शॉटगन उठाकर मैंने उस आदमी से इस बार सही से सवाल किया, वो जानवर क्या है? मैंने पहली बार ऐसे जानवर देखे, वो चीज क्या है, बस आप मुझे बता सकते हैं? तब उस आदमी ने मुझे जवाब दिया था, बिल्कुल सही तरीके से दिया था। उसने कहा, यह जंगल रूहानी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर नजर आते हैं जो आपका पीछा भी कर सकते हैं। मैंने इस जमीन पर फार्म हाउस तो जरूर बना लिया, लेकिन यहाँ पीछे से वो जानवर दिखने लगे। अभी तो तुमने देखा नहीं पीछे कैसे कैसे जानवर नजर आएंगे। बस अगर तुम उन्हें दूर कर पाओ, उन्हें मार पाओ, भगा पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मान लो तुम्हें इस इलाके की सिक्योरिटी ही करनी है। कई बार यहाँ पर मेहमान आएंगे, उन मेहमानों की सुरक्षा भी तुम्हें करनी है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैं हामी भर चुका था, अब पीछे थोड़े ना हट सकता था। इसीलिए मैंने उसको कहा, जी मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन क्या आपने पहले भी यहाँ ऐसे किसी को रखा है? उसने कहा, नहीं नहीं, तुम पहले हो, ये फार्म हाउस मैंने नया बनाया है। इसके बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे हिचक हो रही थी। कौन सा ऐसा आदमी हो सकता है जो ये काम करे? ज़्यादातर तो ऐसे होंगे, जंगल में कोई ऐसे जानवर को देखेंगे, अजीब से भूत को देखेंगे, भाग जाएंगे। तुम में मुझे नजर आया, तुम मजबूत हो, तुम निडर हो, तुम ये काम कर सकते हो। सुरक्षा ही तो करनी है। बस मान लो रात को निकला करोगे सिक्योरिटी गार्ड की तरह, कुछ काम जो मैं तुम्हें दिया करूंगा वो काम तुम्हें करने होंगे। बाकी जब ये जगह सुरक्षित हो जाएगी, मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा 1 महीने के बाद। तुम तैयार हो? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मना कैसे करता? तनख्वाह डबल होना किसको पसंद नहीं होता। अब मुझे अपना काम थोड़ा थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया था। शॉटगन के साथ मैंने तेज धार चाकू भी रखा हुआ था। जैसे ही मैं पीछे वाले जंगल में पहुंचा, मुझे उन जानवरों की आवाजें आने लगी, लेकिन मैं यहीं पर रहने वाला था। तरकीब लगाई मैंने,
ऊपर चढ़कर 2-3 पेड़ों की टहनियां इस तरह से काटकर सीढ़ी बना ली कि मैं उन पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाऊं। कभी मुश्किल हुई तो मैं उन पेड़ों पर चढ़कर आसानी से उन पर हमला कर पाऊंगा ना। इस तरह मैंने लकड़ियों की सीढ़ी बना ली थी कि कोई इंसान चढ़ पाए, जानवर ना चढ़ पाए। अब मैं उस पेड़ के ऊपर आसानी से चढ़ सकता था। ऐसा मैंने कई पेड़ों के साथ किया। इस तरह वो आवाज़ें जिस तरफ से आ रही, मैंने भी आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। देखूं तो सही वो जानवर क्या है, इतना अजीब क्यों दिखता है। ऐसा तो नहीं किसी बीमारी के कारण साधारण कुत्ते ही वैसे बन गए हैं। जैसे ही झुंड बनाकर वो जानवर मेरे करीब आए, मैं चढ़ गया पेड़ पर। शॉटगन थी मेरे पास। वो झुंड पर जब छर्रों की बारिश की, 2 वैसे ही अजीब जानवर ढेर हो गए। एक तो किसी तरह से लंगड़ाता भाग गया, जबकि एक पर मैंने बिल्कुल करीब से गोली चलाई थी। उसके पेट की अंतड़ियां तक बाहर निकल आई। मार दिया था मैंने उसे। इस तरह वो लाश को एक बड़े से कपड़े में लपेटकर वापिस आने लगा था। उस आदमी को दिखाऊंगा, देखो मैंने शिकार किया है। फिर जानने की कोशिश करेंगे ये जानवर क्या है, क्यों यहाँ पर आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो बातें सच हैं या जंगल रहस्यमय है या कुछ और ही बात है। मैं कपड़े में लपेटकर वो जानवर की लाश को अब उस हवेली के पास ले आया था। उससे थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही तो मैं पीछे झोंपड़े के पास उस लाश को ले आया और उसके बाद मैंने हवेली में उस आदमी को बुलाया। वो मेरे साथ आया। फिर उस झोंपड़े के पास मैंने उस लाश को दिखाया। कुत्ते के ऊपर इंसानी चेहरा लगा हुआ, गर्दन पर बाल नहीं थे। ऐसा लग रहा था अजीब जानवर हो या कुत्ते और इंसान को जोड़कर म्यूटेशन से बनाया गया कोई जानवर। ये बातें सोच सोच मुझे डर लग रहा। वो आदमी भी कह रहा, तुम्हें क्या लगता है इसे कौन बनाता होगा? पहले भी यहाँ इस गेस्ट हाउस के पीछे वाले जंगल से कई बार अजीबोगरीब जानवर देखने को नजर आते हैं। कई भूत प्रेत से नजर आते हैं। यहाँ रहने वाले डर कर भाग जाते हैं। बहुत कम लोग काम कर पाते हैं। तुमने ये अच्छा किया, इसकी लाश को यहाँ तक लेकर आए और तुमने उसे मार गिराया। ये और भी अच्छा है। आज़ादी है तुम्हें, जितने मारना चाहते हो मारो, लेकिन खुद का ध्यान रखना। पहले मैं डर रहा था, तुम्हें पूरी बात सच नहीं बताई, अब तो अच्छे से बता सकता हूँ। कई जानवर हैं पीछे, तुम्हें बस सुरक्षा करनी है इस फार्म हाउस की, और हवेली के पास वाले उन कटीली तारों के पास किसी को आने मत देना। ये कहकर वो आदमी दोबारा हवेली की तरफ चला गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं उस लाश को एक जगह मिट्टी खोदकर दफनाना चाहता था, उसकी बेटी चलती हुई इस तरफ आई। शायद उस आदमी ने अपनी बेटी को बता दिया होगा। ये तब मुझे पता लगा जब वो लड़की मेरे करीब आकर मुझसे पूछे जा रही थी, क्या सच में ये अजीब जानवर था? मैं एक बार देखना चाहती थी, तुमने दफना दिया। मैंने ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दी थी, लेकिन फिर भी मिट्टी को हटाकर जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया, मैं उसे कह रहा था, देखो नीचे की तरफ मत देखना, उसके पेट पर कई गोलियां लगी हैं, खून काफी ज्यादा बहा हुआ है, वो तुम देख नहीं पाओगी, बदबू भी काफी ज्यादा होगी, लेकिन तुम चेहरा देख सकती हो। चेहरा देखना चाहती हो? उसने हामी भरी थी। मैंने वो चेहरा दिखाया और वो कहने लगी, ये तो इंसान है। मैंने तब धड़ का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। ये कैसा इंसान है या जानवर है? क्या चीज है? इंसानी चेहरे जैसा। मैंने उसको कहा, हाँ यही तो बात है, पीछे ऐसे कई जानवर देखे मैंने, झुंड में है ये, झुंड में। तब वो कहने लगी, तभी मेरे पिता कहते हैं यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर अच्छे लोगों को हमने भर्ती कर लिया, फिर इस जगह की सुरक्षा की जा सकती है। और कोई ऐसा इंसान जो ये जान पाए कि ये जानवर, ये चीजें कहाँ से आती हैं, फिर तो अच्छा रहेगा। क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने उस लड़की से सवाल भी पूछा था, यहाँ पर कितने लोग और काम कर चुके हैं, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? उसने कहा, नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो कोई नहीं रखा, बावर्ची भी 1-2 ही रखे हुए हैं जो जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन इतने बड़े फार्म हाउस में इतने झोंपड़े बनाने के बाद, इतने कमरे बनाने के बाद, हमने सोचा हुआ है जो यहाँ काम करना चाहता है उसे यहीं पर रहना होगा, बाहर गया तो निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तभी भीड़ बनेगी और फिर उन जानवरों का कोई इलाज हो पाएगा। वो मेरी तरफ देखकर जैसे मुस्कुराई जा रही थी, खुश थी, ताकि यहाँ लोग आने लगे हैं काम करने के लिए। लेकिन उसके पिता अमीर हैं, कमाई का साधन ये फार्म हाउस ही है। यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, उन झोंपड़ों में रहेंगे तो कमाई होगी। अगर वैसा काम नहीं हो पाया तो वो कंगाल हो जाएंगे। मेरी तनख्वाह भी शायद आगे जाकर कहीं ना कहीं रुक जाए। ये बात का एक झटका सा लगा था मुझे, लेकिन मैंने उस लड़की को समझाया, डरो मत, मैं मुकाबला करूंगा। मैं इन जानवरों से, इन चीज़ों से नहीं डरता।
तुम बस घर के अंदर रहना, हवेली में रहना, इस इलाके में रहना, पीछे जंगल में मत जाना। जंगल में जाने का काम मेरा, जैसा भी जो भी नजर आता है मौत के घाट उतार दूंगा। मैं फिर से पीछे जंगल की तरफ गया था। वो जानवरों की आवाज़ें जैसे जैसे आती मैं उनका पीछा करने लगता। पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मैं बनाता जा रहा, जाल बिछाता जा रहा था। कई जगह लकड़ियों से मैंने ऐसे ऐसे जाल बिछाए थे ताकि कोई जानवर वहां पर आए तो आसानी से फंस जाए। वहां कटे हुए कई पेड़ देखे थे मैंने। वो आरी से कटे हुए पेड़ देख मुझे ऐसा लगा इन पेड़ों की कटाई की गई है, अपने आप नहीं ये टूटे होंगे, लेकिन यहाँ कटाई कब की गई होगी? इन सवालों के जवाब मुझे उस आदमी से ज़रूर पूछने चाहिए। वो रात मैंने इसी तरह से गुजारी थी, उन जानवरों का पीछा करते हुए। दोबारा वो मेरे करीब आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बड़े चालाक से थे, कैसे सोचते हैं? क्या सिर्फ सर इंसानों जैसा है, कहीं दिमाग भी इंसानों जैसा तो नहीं? ये चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डराया था, लेकिन अब काम तो करना था, इसीलिए मैं डरने वाला नहीं था। मैं लगभग 5 बजे जब उस झोंपड़े की तरफ जा रहा था, पीछे वाले कई और जो झोंपड़े बने हुए, वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा। कपड़े तो उनके साफ सुथरे लग रहे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूरिस्ट दूर से आए होंगे इस बड़े से फार्म हाउस में घूमने के लिए। मैंने सर हिलाया, उनसे ज़्यादा बात नहीं की, जैसा कि मुझे उस आदमी ने कहा था। चुपचाप थका हुआ था मैं झोंपड़े के अंदर चला गया। दिन के वक्त बाहर से काफ़ी आवाज़ें आती रहीं, लेकिन बार बार मेरी जब नींद टूटती मैं कर भी क्या सकता था, फिर से सो जाता। 8 बजे जब मेरी नींद खुली थी, मैंने खाना बनाकर खाया, पेट भर के खाना खाया, क्योंकि मैं रात के वक्त खाना खाता था, सुबह आकर थोड़ा सा खाना खाता था। इस तरह आदत सी बन गई थी। खाना जैसे उल्टा पुल्टा ही खा होता था, सही समय पर खा ही नहीं पाता था मैं। 8 बजे खाना खाने के बाद 8:30 में हवेली के पास पहुंचा। उसके बाद मैंने राउंड लगाने शुरू कर दिए। वो आदमी भी मुझे नजर आया था और उसके बाद उसने मुझे कहा, रात के वक्त यहाँ कुछ अजीब हुआ था? मैंने कहा नहीं, आपको दिखाया था ना वो जानवर। उसने कहा नहीं, ऊपर हवेली में आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो मुझे ऊपर वाले फ्लोर में लेकर गया। वहाँ पीछे वाले कमरे का जो खिड़की पर लगा कांच था, किसी ने तोड़ा हुआ था। वो कांच तोड़ने के साथ साथ एक कागज़ में लपेट कर एक मैसेज भी दिया गया था, इस हवेली को छोड़कर चले जाओ, इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना मारे जाओगे। ये कागज़ को पढ़ते ही वो तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, कह रहा हमें छोड़कर चले जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़कर चले जाओगे आप? आपका इलाका है, आपने खरीदा है, इतने रुपए आपने लगाए हैं, कोई धमकी देगा तो आप छोड़कर चले जाएंगे? उसने कहा धमकी की बात नहीं है, कोई इंसान होता तो पुलिस के पास कंप्लेंट करते। मुझे यकीन है ये कोई इंसान नहीं है, ये अजीब सा जानवर है, ये जैसे कोई रक्त पिशाच है। ये बात सुनते ही मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसे कहने लगा, रक्त पिशाच, आपने देखा उसे? उसने कहा हाँ मैं देख चुका हूँ। वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, कई बार खून पीने की कोशिश करता है। मैंने जंगल में जानवरों का खून पीते हुए उसे देखा है, लेकिन वो बिल्कुल इंसानों जैसा है। मुझे नहीं पता था वो पढ़ लिख सकता है, लेकिन शायद ये उसी ने फेंका होगा। मैंने उसको कहा था डरने की बात नहीं, वो इंसान है या पिशाच है, उसको भी खत्म कर दूंगा। बताइए तो मुझे कहाँ नजर आता है वो? तब उस आदमी ने इशारा करके कहा था, पीछे जब तुम जाते जाओगे पहले लाल रंग के पेड़ से घूम जाना लेफ्ट की तरफ, वहां आगे तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। वो तालाब के पास वो नजर आता है, बड़ा खतरनाक है, जानवरों का खून पी जाता है। ध्यान रखना तुम्हारा खून पीकर भी तुम्हें जान से ना मार दे। मैं डरा हुआ नहीं था। उसने जैसा कहा चेक करने के लिए निडर होकर वो बंदूक को पकड़कर, वो बड़े से चाकू को पकड़कर मैं निकल पड़ा था उसी तरफ। जब मैं उस पेड़ से एक तरफ हुआ, आगे मुझे तालाब नजर आया, लेकिन तालाब के आसपास कोई जानवर की आवाज़ नहीं, कोई पंछी की आवाज़ नहीं, किसी छोटे मोटे टिड्डे या कीड़े की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी तरह से सन्नाटा। जंगल में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी जानवर की या किसी कीड़े की आवाज़ ना आए। ये चीज़ मुझे डरा रही। अचानक सामने जो रुके हुए पानी से एक अजीब सा आदमी बाहर की तरफ निकल कर आया, जिसकी पूरी चमड़ी बिल्कुल काले रंग की थी। ऐसा लग रहा था उसने कपड़े नहीं पहने हों, लेकिन इतना काला वो उसके शरीर के आर पार रोशनी तक नहीं जा रही थी।
वो चलता हुआ मेरे सामने आया और मैंने भी बंदूक तान कर उसे कह दिया, डराने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी हो इंसान ही लगते हो, कोई पिशाच नहीं, इसीलिए बेवजह लोगों को डराना बंद करो। मालिक कह रहे हैं तुमने धमकी दी है, पत्थर पर मैसेज फेंका था उस तरफ तुमने, क्या ये तुम्हारा काम है, बताओ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मैंने ही किया, चले जाओ, ये इलाका मेरा है, मैं बस यहाँ पर रहना चाहता हूँ, जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा कर दिया। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान सा था। तुम्हें कहा गया? किसने कहा था तुम्हें ये करने को? वो हंसकर कहने लगा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो करने की कोशिश मत करना, नुकसान तुम्हारा होगा। चले जाओ तुम भी यहाँ से, जिंदा रहना चाहते हो चले जाओ तुम भी यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। पीछे होकर मैंने बंदूक उसके सर की तरफ तानी और कह दिया था, ये शॉटगन है, गोली चलेगी तो सर के परकच्चे ऐसे उड़ जाएंगे, भूल जाओगे प्रेत क्या होता है, पिशाच क्या होता है, जिंदा नहीं बचने वाले तुम। उसने कहा, कोशिश करो। वो मुझे जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी इंसान के ऊपर इस तरह बंदूक तानकर गोली चलाना सही नहीं है। मैं किसी केस में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं बस धमकी देता जा रहा। पागल तो नहीं हो, गोली चला दूंगा मैं, देखो मारे जाओगे, गोली चला दूंगा, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। वो शायद समझ गया था कि मैं गोली नहीं चलाने वाला। मैं मुश्किल में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बंदूक नीचे की और चाकू हाथ में पकड़ लिया। जानवर होता तो बंदूक का इस्तेमाल करता, इस पर चाकू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जरा जख्मी करूंगा फिर चीखेगा। वो आगे बढ़ने लगा और मैंने चाकू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेजी ने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने था, चाकू आगे की तरफ किया था, वो जैसे बिल्कुल गायब सा होकर मेरे सर के पीछे खड़ा हो गया और कान में बोला, मैं तो यहाँ हूँ। मैं पीछे मुड़ा, जैसे ही चाकू से वार करने वाला था वो वहां से गायब होकर एक पेड़ के पीछे चला गया। इतनी तेज रफ्तार थी उसकी, इतनी तेज रफ्तार थी उसकी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसके बाद चाकू बीच में डालकर मैंने बंदूक हाथ में ले ली। ये कोई इंसान नहीं है, ये सच में कुछ अलग है, ये शायद रक्त पिशाच ही है, ये मेरा खून पीने की कोशिश करेगा। वो इतना तेज था, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन मैं भी उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा। गोली अब तक नहीं चलाई। मैं बिल्कुल सही मौके पर गोली चलाना चाहता था। किसी इंसान पर गोली चलाता तो मुश्किल में फंसता। इस बंद इलाके में अगर ऐसे पिशाच पर हमला किया, शायद मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, बल्कि वो मालिक खुश होगा। मैंने 2 बार गोली चलाई, वो छर्रे भी उसे छू नहीं पा रहे, उसकी रफ्तार ही बहुत तेज थी। जब मैं किसी खास जगह उसके रुके होने पर गोली चलाता, वो जैसे वहां से गायब हो जाता, बड़ी तेजी से मुड़ता। मैं उसके पीछे नहीं जा सकता था, बल्कि अपने कदमों को इधर उधर में हिलाता जा रहा। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, मुझे पता चल गया था मुश्किल में मैं हूं, वो नहीं। मैं पीछे भागने लगा और अचानक उसने मेरे कंधे पर काटा। वो कब मेरे पीछे आ गया पता नहीं चला। कंधे पर कटने के बाद मैंने उस पर गोली चलाने की कोशिश तो की, लेकिन वो गोली के छर्रे उसे छू नहीं पाए। जरा सा जख्मी जरूर कर दिया था। वो जिस दिशा में था, मैंने दूर से गोली चलाई, छर्रे फैले, वो उस बड़े छर्रे के इलाके से निकल नहीं पाया, जख्मी हो गया। वहां से मैं तेजी से भाग निकला था, उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन उसने भी मेरे कंधे पर काटा था। मैं घबराया घबराया उस हवेली तक पहुंचा था, बहुत जख्मी, लेकिन मुझे देखकर वो आदमी भी काफी ज्यादा डर गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, किसने हमला किया? मैंने कहा, वो रक्त पिशाच ही है, रक्त पिशाच है। मैंने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, उसने कंधे पर काटा है, देखिए थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है। वो जल्दी से मुझे बेडरूम के पास वाले कमरे में लेकर गया था। ये जैसे दवाइयों वाला कमरा था, तरह तरह की दवाइयां रखी हुई। इतना अमीर आदमी है, उसने तो दवाइयों के लिए भी एक अलग कमरा बना रखा था, वहां हर तरह की दवाई रखी हुई। तब उसने मुझे खाने के लिए 2 गोलियां दी, थोड़ी सी पट्टी की। उसकी बेटी आ गई थी, जिसने मेरे कंधे पर वो जो जख्म हुए थे उस पर टांके लगाए थे। इसके बाद जब वो आदमी वहां से चला गया, तब वो लड़की मेरे करीब आकर कहने लगी थी, तुम्हें यहाँ से शायद चले जाना चाहिए, ये जगह काफी खतरनाक है, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान हो, तुम इस तरह उनसे लड़ते रहोगे, हो सकता है तुम्हें कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहती तुम्हें ऐसा कुछ हो। उसकी आंखों में मैं एक नर्म दिली देख पा रहा था। मैं खुद उसे सांत्वना दे रहा। मैं नहीं चाहता था मेरे जाने से वो खतरे में आ जाए, क्योंकि उसका पिता खड़ूस था, वो तो यहीं रुकने वाला था, भले ही उन पर कोई हमला क्यों ना कर दे।
अब वो लड़की बेचारी मेरी फिक्र कर रही तो मेरे अंदर हिम्मत भर गई और मैं उसे समझाने लगा, डरो मत, यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद शायद वो रक्त पिशाच इस हवेली में तुम सब पर हमला करने की कोशिश करे, ध्यान रखना होगा। मैं उस रात वहीं उस कमरे में उस लड़की से बातें करता रहा था। बार बार मुझे बुखार चढ़ रहा, फिर उतर जाता। सुबह तक मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए वहीं पर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। 8 बजे फिर से मैं उठा था, हड़बड़ी में देख रहा इधर उधर। अरे रात को मैं ऐसे ही सो गया, उसने काटा था ना, जहर तो नहीं फैला, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा मेरे साथ। मैं जैसे ही उठा, बाहर जैसे खाना टेबल पर लगा हुआ था, वो आदमी अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा। मेरे लिए भी एक कुर्सी खाली रखी हुई थी। वहां वो 2 ही नहीं थे, कई और लोग भी वहां पर बैठे हुए, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। मैं भी चुपचाप उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मुझे भी ज़्यादा बातें करनी बिल्कुल पसंद नहीं है, अनजान से तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। चुपचाप मैं भी खाना खाने लगा और उसके बाद वो आदमी ने मुझे इशारा किया बाहर की तरफ चलने के लिए। बाकी लोग भी मेरी तरफ देखे जा रहे, लेकिन मैं उसके साथ चलते चलते बाहर आया। फिर वो मुझे कहने लगा, कल तुम्हें काटा था ना रक्त पिशाच ने, तुम्हारे शरीर में जैसे कुछ जहर सा फैला था, पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो सकता है। दवाई तो दे दी है, टांके भी लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें अजीब सा महसूस होगा। तुम छुट्टियां तो नहीं करना चाहती ना? मैंने कहा, जी नहीं, छुट्टियां नहीं करना चाहता। तभी वो लड़की जो टेबल पर बैठी थी मायूस नज़रों से मेरी तरफ देख रही, लेकिन मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए फिर उस आदमी से बात करते हुए कहा था, जी मैं इससे कोई परेशानी में नहीं हूँ, ज़रा सा बुखार है उतर जाएगा, लेकिन आपकी सुरक्षा मेरा काम है, वो काम मैं करता रहूँगा। वो रात फिर से पीछे की तरफ गया था मैं, लेकिन उस आदमी ने इस बार मुझे आर्मर दे दिया था, यानी शरीर पर पहनने वाला कवच। ये फाइबर से बना हुआ आर्मर था जो गोलियों से भी काटा नहीं जा सकता था। तलवार वगैरह कोई भी इस पर बुरा असर नहीं दिखा सकती थी। शरीर पूरा इससे ढांक रखा ताकि वो मुझे दोबारा काट ना पाए, लेकिन उसे ख़त्म करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा मकसद सा हो गया था। दोबारा मैं उसी तालाब के करीब गया। तब मैंने वहाँ एक पेड़ पर बैठी लड़की देखी। लंबे से बाल थे, लेकिन नीचे टांगे लटकाए हुए। पहले मुझे लगा मेरी तरफ ही देख रही है, शायद बाल आगे किए होंगे। चेहरा दूसरी तरफ था, पैर मेरी तरफ। मुझे दिमाग में वो पुरानी कहानियां घूमती हुई साफ नजर आ रही। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, यहाँ मुझे और क्या देखने को मिलेगा? मैंने नीचे खड़े ही आवाज लगा दी थी, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो भी हड़बड़ी में मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसको सीधा सीधा कह दिया था, देखो वहां से उतरो और यहाँ से दूर चली जाओ, ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पर मैं किसी को भी कबूल नहीं करूँगा, ये मेरा काम है, चली जाओ। फिर मत कहना तुम पर किसी ने वार कर दिया। जैसे ही वो पेड़ से उतरी, उल्टे पैर और पाँव में पायल, छम छम की आवाज़ और भयानक चेहरा मेरी तरफ भागी आ रही। उसने मेरी छाती पर चढ़कर नाखून गड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो कवच पहन रखा था, बच गया। हाथ में चाकू लिए मैंने सीधा उसकी गर्दन में घोंपा और उसका सर धड़ से अलग ही कर दिया। चुड़ैल थी, लेकिन मैं भी पूरी तरह से तैयार। मैं घबरा गया। उसके शरीर से खून नहीं निकला था। सर धड़ से अलग होने के बाद वो पूरी की पूरी राख में बदल गई। पहली बार किसी चुड़ैल को इस तरह से मारा था मैंने। जैसे ही मैं उठा, सामने वो रक्त पिशाच जो मेरा पीछा करने लगा। कवच मैंने पहन रखा था, फिर भी थोड़ा सा घबराया हुआ। मैंने वो तलवारें निकाल ली थी और तेजी से मैं घुमाने लगा। अजीब सी बात, ऐसा लग रहा था समय मेरे लिए भी धीमा सा हो गया हो। वो मेरे सामने मुझ पर वार करना चाहता था, मैं भी बड़ी तेजी से मुड़ पा रहा। उसकी रफ्तार के बराबर मेरी रफ्तार भी थी। मैंने वो तलवारों से उसे जख्मी किया। उसके बाद वो पीछे की तरफ भागने लगा। मेरी तरफ नजरें मिलाकर देखकर फिर वो भाग गया। मैं महसूस कर पा रहा था रफ्तार इतनी तेज, छलांग लगाकर मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, पेड़ से उतर भी सकता था। घबरा गया मैं, ये सोचकर घबरा गया उसने काटा था, मेरे शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आए, मैं रक्त पिशाच तो नहीं बन गया, लेकिन खून पीने का मन तो नहीं कर रहा मेरा। भागा भागा मैं हवेली की तरफ गया था, वो बूढ़े आदमी के पास। जैसे ही मैं पहुंचा, कई लोग उससे बातें कर रहे। उसने दूर से इशारा कर दिया, रुको मैं आता हूं। उन लोगों से बात करने के बाद वो बाहर की तरफ आया। शायद वो टूरिस्ट होंगे, घबराए होंगे। ऐसे रक्त पिशाच चुड़ैलें इस इलाके में हैं,
लोगों का घबराना बनता है। मैंने उस बूढ़े आदमी को कहा था, देखिए वो रक्त पिशाच है ना, उसने मुझे काटा था ना, आपको बताया। उसने कहा हाँ हाँ काटा था, लेकिन अब ठीक हो ना, कुछ नया तो नहीं दिखा। मैंने कहा दिखा चुड़ैल, मैंने उसे मार दिया, लेकिन मैं बहुत तेज हो गया हूँ, मेरा शरीर तेज है। चुड़ैल को मारा तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि कितना आसान था उसे मारना, लेकिन जब पिशाच से मुकाबला हुआ मैं महसूस कर पा रहा, जो पत्थर, जो कुछ चीज हवा में उछलकर नीचे गिर रही, जैसे हवा में लहरा रही हो। समय मेरे लिए धीमा हो गया, या कहूं तो मैं बहुत ज्यादा तेज हो जाता हूं। जब दिल की धड़कन तेज होती है सब कुछ धीमा धीमा लगता है। मैं उसका पूरा मुकाबला कर पा रहा। उस आदमी ने कहा था, ये तो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है ये। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, उसने काटा था। मैं उसके बराबर रफ्तार में तेज हो गया। कहीं मैं रक्त पिशाच तो नहीं बन गया? ये बात सुनकर वो भी घबरा सा गया था। उसके बाद वो मुझे एक अलग कमरे में लेकर गया। ऐसा लग रहा था ये कोई लैब हो। अमीर आदमी, ऐसे शौक भी। मैं हैरान। उसने मुझे वहां पर लेटाया। 2 और आदमी थे जो उसके साथ बातें कर रहे। पहली बार मैंने देखा। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन लिए, जैसे वो डॉक्टर हों। शायद यहां पर आए होंगे। और उसने उन्हें क्या बताया? रक्त पिशाच की बात ना बताई हो। ऐसा ना हो मुझे पकड़कर बाद में पुलिस वाले ले जाए या कोई और मुझे मार दे रक्त पिशाच समझकर। वो आदमी मेरा चेकअप करने लगे। अच्छे से चेक करने के बाद, मेरे ब्लड सैंपल को लेने के बाद वहां पर मैं बेहोश हो गया था। पूरा दिन मैं शायद बेहोश रहा। रात के वक्त जब मेरी नींद खुली थी, सबसे पहले मुझे भूख लगी हुई। जल्दी से मैं बाहर की तरफ गया। बाहर टेबल लगा हुआ था। कई लोग वहां पर बैठे थे, कुछ नए भी थे, वो डॉक्टर भी, वो लड़की भी, वो आदमी भी। मैंने खाना खाया पेट भरकर। फिर मुझे घबराहट होने लगी। उन्होंने अब तक मुझे कुछ बताया नहीं था। इतना ज्यादा खाना मैं कभी नहीं खाता। मैंने तब उनसे सवाल पूछा, बताइए मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे भूख लग रही थी, कहीं मेरे शरीर में बदलाव तो नहीं हुए? उस आदमी ने कहा, बदलाव तो हुए हैं, देखो तुम रक्त पिशाच जैसे बन गए हो। मैं रो पड़ा था। नहीं नहीं, मैं पिशाच नहीं बन सकता। लोगों का खून पीऊंगा मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कब कहा तुम रक्त पिशाच बन गए हो? जब उसने तुम्हें काटा तुम्हारे शरीर में उसकी लार चली गई, जिससे तुम्हारे शरीर में बदलाव हुए, लेकिन तुम रक्त पिशाच नहीं बने। तुम्हारा शरीर उसके जैसा बन गया, लेकिन तुम्हें खून की जरूरत नहीं। तुम खाना खाओगे साधारण, शरीर तुम्हारा तगड़ा हो गया। जो बीमारियां शरीर में थी जैसे, वो भी ठीक हो गई। उसकी बात ने मुझे कुछ सांत्वना दी। फिर मैं कहने लगा, कहीं आगे जाकर मेरा शरीर बदल तो नहीं जाएगा? तभी उनमें से एक आदमी उठकर बोलने लगा, डरो मत, अच्छे से चेक किया मैंने, टेस्ट किए, सारी लैब यहाँ मौजूद है, सभी मशीनें मौजूद हैं। तुम्हारे शरीर में कोई खास बदलाव नहीं हुए। मान लो कि शरीर तुम्हारा और भी ज्यादा तेज हो गया। तुम्हारे शरीर को मानो कोई इंजेक्शन लगा हो, बूस्टर वाला। बदलाव थोड़े बहुत हुए हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ शांति का एहसास हुआ। लेकिन उस आदमी ने कहा था, डरो मत, अब ड्यूटी पर लग जाओ, बराबरी होगी उस रक्त पिशाच को मौत के घाट उतार देना। जैसे ही वहां से निकलकर मैं पीछे वाले जंगलों में गया, मुझे कई प्रेत नजर आए, धुएं की तरह, जिन्हें काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। वहां एक चुड़ैल भी दिखी जिसे मैंने मारा। जंगल के घने इलाके में बड़ी तेजी से पहुंच गया। उस रक्त पिशाच को दोबारा नहीं देखा मैंने। अगले कई दिनों तक जंगल के अंदरूनी हिस्सों में मैं जाता रहा, अलग अलग जानवरों को पाता रहा। खतरनाक जानवरों को मैं मारने की कोशिश करता। साधारण जानवर, जंगल पर उनका भी हक है, उन्हें मैं बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो मुझ पर हमला भी करे, मैं पेड़ पर चढ़ जाता, खुद को बचाता। आखिर उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं उन्हें बस दूर रखना चाहता था। इस तरह अगले 1 महीने के करीब मैं यही काम करता रहा। तरह तरह की चीजें मुझे वहां पर मिली थी, ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसी डायने मैं मुकाबला करता, लेकिन रक्त पिशाच मुझे दोबारा नजर नहीं आया। मेरे काम को पूरे 30 दिन होने ही वाले थे। ये आखिरी रात थी। अगले दिन मुझे तनख्वाह मिलती। मैं बड़ा खुश था। काफी ज्यादा रुपए मिलेंगे मुझे। खुशी का मेरा ठिकाना नहीं, लेकिन काम की भी लत लग गई थी। मैं ताकतवर था, शायद उस पिशाच के कारण। वो रात जब मैं उठकर उस हवेली की तरफ गया, वहां भीड़ लगी हुई थी। कई लोग थे जो उस आदमी के साथ खड़े। मैं भागता हुआ उसके करीब गया और पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया।
मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया था, हक्का बक्का हो गया था, क्योंकि पिछले 30 दिनों से मेरी मदद उसी की बेटी कर रही थी। मुझे वो पसंद भी आ गई थी। लेकिन उसे आखिर किसने किडनैप किया? वो आदमी कहने लगा, अभी अभी आधे घंटे पहले रक्त पिशाच पीछे वाली वो खिड़की को तोड़कर वहां से मेरी बेटी को खींच कर ले गया। वो बड़ा ताकतवर था, उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। यह काम तुम कर सकते हो, ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। देखो, तुम्हें मेरी बेटी को बचा कर लाना होगा, तुम्हें मेरी बेटी को बचा कर लाना होगा। ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे ना? मैंने हामी भरी। मेरे सिवा ये काम कौन कर सकता था? इस बार मैं उस रक्त पिशाच का अंत कर दूंगा। मैं उस जंगल की तरफ भागा था, उस तालाब के करीब आवाजें लगाता रहा। वो लड़की का नाम लेकर मैं आवाजें लगाता रहा, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। मैं 1 घंटे तक ढूंढता रहा और पीछे एक पेड़ के पास खंडहर से बने हुए वहां एक गुफा के अंदर से आ रही आवाज उस लड़की की। जैसे ही मैं उस गुफा के अंदर गया, उसके शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके साथ वहां पड़ा हुआ एक सर देखा मैंने। वो उस रक्त पिशाच का कटा हुआ सर था। मैं एक पल के लिए सन्नसा हो गया। ये कटा हुआ सर, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? वो लड़की ने कहा, मैंने उसे मार तो दिया, लेकिन मैं भी काफी जख्मी हो गई। लेकिन ये अंत नहीं है। मुझे लेने के लिए ये जरूर आया था, लेकिन रक्त पिशाचों की पूरी फौज आने वाली है। मैं जान गई हूं कौन इन रक्त पिशाचों को, भूतों को, चुड़ैलों को यहां भेज रहा है। कौन भेज रहा है? ये बात सुनकर मैं भी हैरान था। कौन? उसने कहा, जंगल के पार एक जगह है पीछे, उस जगह पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जैसे ऐसे जानवर जंगल में भेजे जा रहे हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी, तुम्हें उसे मारना होगा। ये लो तस्वीर। पीछे जंगल के पार वो शहर के बीच एक इलाका है, वहां पर वो काम करता है, उसकी फैक्ट्री है। क्या तुम उसे मार कर आ सकते हो? अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो और आगे ऐसे ही शैतान बनाता रहेगा। और शैतानों से लड़ने की कोशिश मत करना, उसे मार देना, काम खत्म। उस लड़की की हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। शायद उसे मैं प्यार करने लगा था, इजहार नहीं कर पाया। उसे वहां खून से लथपथ मैं उठाकर जैसे ही हवेली लेकर गया, वो आदमी रोने लगा। लेकिन वो ठीक ठाक थी, कुछ जख्म थे, उसका इलाज वो डॉक्टर करने वाले थे। बदला लेने के लिए जंगलों के पार, उस इलाके से बाहर, शहर के अंदर वो फैक्ट्री में उस बूढ़े को बड़ी तेजी से पहुंचकर मैंने मौत के घाट उतार दिया था। कुछ भी किसी के समझने से पहले मैं वहां से निकल आया। साधारण फैक्ट्री थी वो, वहां पर जैसे ब्रेड बनाई जाती थी, लेकिन हो सकता है छिपे हुए इलाके जहां पर वो शैतानों को बनाया गया। मुझे वो लैब तो नहीं दिखी, लेकिन उस आदमी को मौत के घाट उतारने के बाद मैं वापिस आ गया था। अंत होगा, अब उस चीज का अंत होगा। शायद इस जंगल में वैसे भूत प्रेत अब दोबारा ना आए। और उस आदमी ने मुझे कहा था, तुमने आखिरकार वो काम कर दिया। 4 बजे का वक्त था। मुझे अंदर वाली उसी लैब में लेटाया गया, क्योंकि मेरे शरीर पर कुछ जख्म थे। वो लड़की टांके लगाते हुए सबको बाहर जाने के लिए कह चुकी थी। फिर मेरे शरीर में इंजेक्शन भी उसी ने लगाया था, ताकि मुझे दर्द कम हो। फिर मेरे पास बैठी मेरे सर पर उंगलियां फेरती फेरती कह रही, सच में तुमसे लगाव सा हो गया है, बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। तुम अपने से लग रहे हो, लेकिन तुम मेरे कभी हो नहीं सकते, ये मैं जानती हूं। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, लगाव देखा था, लेकिन ये शब्दों का असली मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रही हो? उसने कहा, तुम अगर तुम साधारण इंसान होते, शायद मैं तुमसे प्यार करती, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे लगाव है, भले ही तुम एक पिशाच हो। मैंने उसकी बातों में एक गम की बू को महसूस किया। मैंने उसको कहा, नहीं, मुझे उसने काटा है, मैं पिशाच नहीं बना हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। मैं शरीर हिलाने की कोशिश कर रहा, उसे गले से लगाना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा। उसने मेरे सर पर उंगलियां फेरते फेरते कहा, उठने की कोशिश मत करो, उठने की कोशिश मत करो, लेटे रहो। तुम्हें शायद आखिरी रात
सच जानने का हक तो है, जो मैं हर बार करती हूँ, हर बार। 10 सालों से तुम्हें जानती हूँ, जब से मैं बहुत छोटी थी तब से, जैसे तुमसे लगाव हो गया है। हर रोज तुमसे बात करना, हर रोज तुम्हारी बातें सुनना, कुछ नया नया, कुछ बिल्कुल पुराना, एक जैसा। मैं रोते रोते कहने लगा, 10 साल, तुम कब से जानती हो? बस 1 महीने से तो जानती हो तुम। और तब उसने जो मुझे बताया, उसने मेरे पांव तले जमीन खिसका कर रख दी थी। उसने कहा, पिछले 10 सालों से तुम्हें बनाया गया है पिशाच, एक ऐसा पिशाच जिससे खास काम करवाए जाते हैं। मेरे पिता थोड़े कठोर हैं, लेकिन जो काम उन्हें करना होता है वो तो करना ही पड़ता है। उनके इशारे पर तुम उन लोगों को मारते हो जो वो मरवाना चाहते हैं। इस तरह तुम्हें यहाँ हर महीने काम के लिए रखा जाता है। आज जो इंजेक्शन दिया है ना, तुम्हें कुछ समय में नींद आ जाएगी। कल सुबह जब तुम उठोगे फिर से यही सोचोगे। ये तुम्हारा पहला दिन है। वो झूठी यादें जो तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं कि तुम्हें एक अनाथ आश्रम में थे, किस तरह क्या क्या किया तुमने, कैसे अलग अलग काम किए और यहाँ तक पहुँचे, इस फार्म हाउस तक, वो झूठी यादें तुम्हारे दिमाग में डाली गई। तुम्हें इसी लैब में बनाया गया था एक पिशाच, जैसे वो चुड़ैले, वो रक्त पिशाच, वो बनाए गए। तुमसे काम करवाया जाता है। 30 दिन इसी तरह से तुम गुजारते हो और 30वें दिन वो काम करते हो, फिर 30वें दिन सो जाते हो। कल फिर से तुम वैसे ही उठोगे जैसे पिछले इतने सालों से उठ रहे हो, सब कुछ भूले हुए, पहले दिन की तरह सामने बैठे होगे। फिर से तुम पीछे जाओगे जंगलों में और 30वें दिन फिर से तुमसे कोई बड़ा काम करवाया जाएगा। मेरा दिमाग घूमने लगा था, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा सा आने लगा। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी थी। मैं जैसे नींद की आगोश में चला गया। मैं उठा था। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा। ये पहला दिन है ना, पहला दिन। आपको बताना चाहूंगा, मैं एक अनाथ हूं। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करता था। कई काम किए मैंने, फिर ये अजीब नौकरी मिली है मुझे। पहला दिन है ये, पहले दिन। पता नहीं मुझे यहाँ क्या करना होगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी। उस आदमी ने कहा था मुझे बाद में बताएगा। अब मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। ये झोंपड़ा है ना जहाँ कल रात गुजारी मैंने, जल्दी से जाकर उससे बात करता हूँ। मैं चलते चलते उसकी हवेली की तरफ बढ़ रहा। ये सोच रहा था, पता नहीं कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये काम सही होगा या नहीं, बस ये काम अच्छा मिल जाए। वैसे भी ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। घूमते घूमते मैं यहाँ आ गया था, ज़रा से सवाल पूछे कि काम है या नहीं। उस आदमी ने कहा था काम है। अब पहला दिन है, यकीनन काम तो अच्छा ही होगा। एक अजीब नौकरी। मुझे नहीं पता इस अजीब नौकरी में मुझे क्या करना होगा, लेकिन अजीब नौकरी करने में मज़ा ज़रूर आएगा। और आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। ये तो पहला दिन है ना, आगे आगे बताता रहूँगा।